हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स स्टूडेंट यूट्यूब चैनल हियर। सो हमने सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर रखी थी CSIR नेट दिसंबर 2023 क्वेश्चन पेपर की। सो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन कवर अप करने वाले हैं रियल एनालिसिस की। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट बी। द क्वेश्चन सेज दैट लेट f R बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f and its derivative have no common zeros in the interval 0 to 1. Which of the following statement is true here? तो या तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होंगे, बट इन केस एग्जाम टाइम पे डायरेक्ट रिजल्ट ना याद है तो हम क्या करेंगे, काउंटर एग्जाम्पल्स काम में देंगे। काउंटर एग्जाम्पल्स बेसिकली ये कहते हैं कि आप पहले यहाँ से किस काउंटर एग्जाम्पल की सहायता से आप किसी भी क्वेश्चन को करेक्ट नहीं कर सकते, बट ऑप्शंस तो डिस्कार्ड कर सकते हैं। मान ली 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, बच्चा वो ऑप्शन अपने आप करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एफ और एफ डैश इस तरीके से लेने हैं जिसमें कोई भी कॉमन जीरो ना आए। नो कॉमन जीरो इन द इंटरवल 0 to 1। 0 to 1 इंटरवल में कॉमन जीरो नहीं आना चाहिए। तो एफ ही हम ऐसा ले लेते हैं जिसमें कॉमन जीरो हो ही नहीं, लाइक एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज, हम मान के चलते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस 1 हो गया ही। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा जा सकता है। इसमें कोई भी कॉमन जीरो नहीं है, एक जीरो तो जीरो पे या दूसरा 1 पे। इंटरवल 0 to 1 में कॉमन जीरो नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास अगर देखें तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश एक्स भी एक देख लेते हैं, इसमें भी कोई कॉमन जीरो नहीं आना चाहिए। ऐसे तो कॉमन जीरो नहीं आएगा। 2x माइनस 1 इसमें भी कोई भी कॉमन जीरो नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, एफ नेवर वैनिश इन द इंटरवल 0 to 1। अब हमारे पास तो ये एफ है जो 0 और 1 दोनों पे वैनिश हो रहा है। क्लोज इंटरवल लिया हुआ है, ओपन इंटरवल नहीं लिया हुआ। तो यहाँ से हम डायरेक्टली फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, यहाँ से अगर हम देखें फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, एफ 1/2 इक्वल्स टू 0, बट यहाँ से इसके जीरो है कौन कौन से, एक तो 0 और एक 1। तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। साथ ही इसके लिमिटेड 2 ही जीरो आ रहे हैं, फाइनाइट जीरो आ रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन कहता है एफ हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरो इन द इंटरवल 0 to 1। ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। बचा हुआ एक ही ऑप्शन है, वो अपने आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is consider the following subsets of R। R का सबसेट हमें U दिया हुआ है इस तरीके से कि U में सारे रियल नंबर्स है, और इस तरीके से कि x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 लेस देन इक्वल्स टू 0 और x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लेस देन इक्वल्स टू 0। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ से स्टेटमेंट ट्रू बताने से पहले इन कंडीशन को सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 लेस देन इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसके फैक्टर्स करेंगे। एक फैक्टर तो बनेगा x माइनस 3, एक बनेगा x माइनस 6। दिस वन इज लेस देन 0। अब ये लेस देन 0 कब हो सकता है, जब x का मान हमारे पास 3 से 6 के बीच में आए, उसमें हो सकता है लेस देन 0। एक कंडीशन हमें दी हुई है ये, जिसमें x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लेस देन इक्वल्स टू 0 दिया है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस 3 और x माइनस 4 दो फैक्टर्स बने हुए लेस देन इक्वल्स टू 0 है। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 3 से 4 के बीच में हो सकती है। तो अब अगर इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म देखें, वो हमें यहाँ से u में लेना है। तो u हमारे पास ओवरऑल बनेगा क्या, u में वो सारे x आएंगे जो 3 से 4 के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि ये इनका इंटरसेक्टिंग वैल्यू यही तो आएगा। इसमें 3 से 6 है और उसमें 3 से 4 है। तो 3 से 4 में हमारे पास इंटरसेक्टिंग वैल्यू आ रही है। तो इंफीमम तो हो गया u का हमारे पास 3 और सुप्रीमम हो जाएगा हमारे पास 4। तो इंफीमम ही तो हमें फाइंड आउट करना है। सब में इंफीमम 3 है, तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा जो कह रहा है इंफीमम 3 है, और जो सुप्रीमम पूछते तो वो आ जाता 4। थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ से कंसीडर द सीक्वेंस। an हमें सीक्वेंस दी हुई जिसमें an इक्वल्स टू कोस ऑफ माइनस 1 रेज़ टू द पावर n पाई अपॉन 2 प्लस n पाई अपॉन 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से हमारे पास ट्रू है। तो सबसे पहले हमने an को सिंप्लीफाई करना होगा। तो एक तो an की वैल्यू प्लस में आ रही है, एक माइनस प्लस 1 से इफेक्ट हो रही है, एक माइनस 1 से हो रही है। तो ओवरऑल जब भी वैल्यू प्लस होगी तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या बनेगा, n पाई अपॉन 6 हो जाएगा, क्योंकि n पाई अपॉन 2 और n पाई अपॉन 3 n पाई अपॉन 6 बनाएगा। एक वैल्यू हमारे पास माइनस के लिए बन रही है, तो n पाई अपॉन 3 माइनस n पाई अपॉन 2 वैल्यू क्या आएगी, 5n पाई अपॉन आ गया 6। ये तो है हमारे पास जब भी n ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तब आएगा ही हमारे पास, एक में तो माइनस आएगा, तो n इक्वल्स टू ऑड के लिए हो गया। n इवन के लिए होगा तो वैल्यू एडिशन में आ जाएगी। ये वैल्यू आ रही है, ये आ रही है हमारे पास। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कोस का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान। तो a2n की बात हो रही है। a2n के लिए अगर हम देखें तो a2n का हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, +1 और -1 के बीच में आएगी। तो यहाँ से सुप्रीमम हमारे पास क्या होगा, +1, और लिमिट इंफीरियर हमारे पास -1 होगा। लिमिट सुपीरियर की बात हो रही है, तो यहाँ से ओवरऑल हमारे पास यहाँ से +1 करेक्ट आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से भी इसमें हमारे पास सुप्रीमम और इंफीमम की बात होती, तो यहाँ से ओवरऑल हमारे पास आता क्या है, यहाँ से एक +1 और -1 के लिए होता है। तो बाकी ऑप्शन हम इजीली डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2 मिनट से ज्यादा, इवन 2 मिनट्स भी इसके लिए ज्यादा थे, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज हमें दी है, सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट कोस ऑफ n पाई अपॉन 2 अपॉन रूट ऑफ n, और दूसरी सीरीज है n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो यहाँ से सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात की है, तो यहाँ से हम काम में लेंगे डिरिचलेट टेस्ट। तो डिरिचलेट टेस्ट हमें यहाँ से कहता क्या है, डिरिचलेट टेस्ट हमें कहता है यहाँ से अगर हमारे पास दो सीरीज है, एक तो सब में an और bn, इस तरीके से दो सीरीज दी हुई है, तो अगर हमारे पास एक सीरीज तो हो जाए डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के साथ टेंडिंग टू जीरो, और दूसरी सीरीज हो जाए हमारे पास बाउंडेड, तो डिरिचलेट टेस्ट के अकॉर्डिंग ये जो कंबाइंड सीरीज है ये कहलाएगी हमारे पास यहाँ से कन्वर्जेंट। तो इसी डिरिचलेट टेस्ट को काम में लेते हैं। अगर हम पहली सीरीज ए को देखें, सीरीज ए में हमें क्या दिया हुआ है, एक तो 1 अपॉन रूट एन है, साथ में मल्टीपल में है साइन एन पाई अपॉन 2। अब साइन एन पाई अपॉन 2 यहाँ से अगर हम स्पेसिफिक इसी सीरीज की बात करें, तो ये जो सीरीज है हमारे पास, हम जानते हैं ये कैसी सीरीज है, ये सीरीज है हमारे पास यहाँ से बाउंडेड सीरीज, ये बाउंडेड है हमारे पास। अगर सीक्वेंस की बात करें, bn जो है हमारे पास बाउंडेड है, और अगर हम यहाँ से an के लिए बात करें स्पेसिफिक 1 अपॉन रूट एन, ये हमारे पास एक तो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग के साथ ही हमारे पास यहाँ से टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे जीरो है, तो an हमारे पास डिक्रीजिंग हो गई, साथ ही टेंडिंग टू जीरो हो गई, bn सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड हो गई, तो कंबाइंड फॉर्म में हमारे पास ये कैसे हो जाएगी बाय डिरिचलेट टेस्ट, ये हो गई कन्वर्जेंट। तो यहाँ से a अगर कन्वर्जेंट होती है तो एक सेकेंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया जो कि कहता है a कन्वर्जेंट नहीं है, और एक फोर्थ ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया जो कि कहता है ए कन्वर्जेंट नहीं है। ये दोनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से देखें, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट सीरीज को लेते हैं। नेक्स्ट सीरीज के लिए अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास log 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, लाइक इस सीरीज को हम an सीरीज मान लेते हैं। an सीरीज log 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर है। अब यहाँ से हम कंपेरिजन टेस्ट लगाते हैं। कंपेरिजन टेस्ट के लिए हम सबसे पहले bn सीरीज अज्यूम करते हैं 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो an अपॉन अगर bn को सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू यही तो आएगी, an अपॉन bn करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, सिंप्लीफाई होकर ये लिखा जा सकता है n स्क्वायर log 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से यही वैल्यू तो आएगी। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये लिखा जा सकता है log ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर की होल पावर एन स्क्वायर आएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट लगाते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो लिमिट लगाते हैं हमारे पास यहाँ से लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट an अपॉन bn की वैल्यू ओवरऑल क्या आ गई, ये वैल्यू आ जाएगी log, ये टर्म चली जाएगी e में, तो log e की वैल्यू 1 होती है, ये हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आ गई, नॉन जीरो वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू हमें कहती है, जैसे हमारे पास bn होगी सेम की सेम an होगी। bn अगर हमारे पास कन्वर्जेंट है तो an कन्वर्जेंट है, bn डाइवर्जेंट है तो an डाइवर्जेंट है। तो अगर bn देखें तो बाई p टेस्ट 1 अपॉन एन की पावर p हमारे पास कन्वर्जेंट होती है अगर p ग्रेटर देन 1 हो, तो यहाँ से p ग्रेटर देन 1 है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है, तो an भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये सीरीज हमारे पास कैसी होगी, कन्वर्जेंट। दोनों सीरीज ही कन्वर्जेंट है, तो दोनों कन्वर्जेंट है, देन हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, यहाँ से हमारे पास an एंड bn बोथ आर कन्वर्जेंट, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू, हमें गिवन है 1 माइनस x का होल स्क्वायर साइन x स्क्वायर व्हेनेवर x बिलोंग्स टू 0 to 1 and 0 otherwise, then f dash be its derivative, let s equals to c belongs to r, f dash x less than equals to c f of x for all x belongs to r, then which of the following statement is true। तो ये अगर हमें यहाँ से दिया हुआ है, हमें सिंप्लीफाई करना है, s की कार्डिनलिटी ऐसी क्या आ रही है, तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, पहले सिंप्लीफाई करने से पहले हम इसका कंपेरिजन कर ले, लाइक y डैश, यहाँ से ये f डैश दिया हुआ है, तो f डैश को अगर हम y डैश से कंपेयर करें तो माइनस ऑफ cy आ जाएगा, इक्वल्स टू अगर हमें यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन दी उसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, y डैश इक्वल्स टू cy, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy अपॉन y इज इक्वल्स टू c dx विच इज इक्वल्स टू log ऑफ y विच इज इक्वल्स टू cx, सो y इक्वल्स टू e एक्सपोनेंशियल cx, ये हमारे पास यहाँ से इसका सॉल्यूशन आता है। तो अब अगर इसके लिए हम देखें, हमें यहाँ से ये फंक्शन दिया है f डैश लेस देन इक्वल्स टू cf, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके हम यही तो लिखेंगे f डैश माइनस cf मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सो ओवरऑल इसको हम ये लिख सकते हैं d अपॉन dx f ऑफ c एक्सपोनेंशियल cx मस्ट बी लेस देन 0 आ जाएगा। सो ओवरऑल यहाँ से इसके लिए सॉल्यूशन f हो, अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है, इसका मतलब वो फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग है, तो f एक्सपोनेंशियल cx हमारे पास एक तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम किसी gx के इक्वल मान लेते हैं। लेट अस टेक दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू g ऑफ x, तो g ऑफ x इज इक्वल्स टू f एक्सपोनेंशियल माइनस cx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये हमने एक नया फंक्शन अज्यूम कर लेना है। तो अब अगर
हमने ये फंक्शन अज्यूम किया है, इसको हमने gx फंक्शन में माना है। तो अगर हम यहाँ से देखें, gx हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब 0 पे यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर h0 की वैल्यू लेते हैं, h0 की वैल्यू हमारे पास ज्यादा आएगी। hx रैंडम, अगर x 0 से 1 के बीच में हम कोई भी एक एलिमेंट लेके चलते हैं, लेट अस टेक व्हेनेवर x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो यहाँ से ये वैल्यू h0 की ज्यादा आएगी, hx की उससे कम आएगी और h1 की उससे कम आएगी, क्योंकि फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। तो अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास hx की वैल्यू जब भी 0, सॉरी ये हमने gx लिया है, इसको hx से मान लेते हैं। लेट अस टेक दिस फंक्शन इज आवर hx फंक्शन हम मान लेते हैं यहाँ से। तो हमें ये क्या कहा हुआ है, fx की वैल्यू फंक्शन किस तरीके से लिया हुआ है, 0 से 1 के बीच में, तो हमें इस तरीके से लेना है, अदरवाइज हमारे पास वैल्यू है 0। तो अगर 0 से 1 के बीच में हम देखें, h0 की वैल्यू हमारे पास इसके लिए क्या आ जाएगी, h0 की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से f(0) एक्सपोनेंशियल -0। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, f(0) की x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से इसकी x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू लेंगे तो साइन 0 में जाएगा, 0 से वैल्यू 0 आएगी, और x इक्वल्स टू 1 पे भी ये वैल्यू 0 में चली जाएगी, 1 - 1 से। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। और h1 पे वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, f(1) एक्सपोनेंशियल -0 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। और 0 से 1 के अलावा अदरवाइज हमारे पास h(x) की वैल्यू है ही क्या, यहाँ से 0, क्योंकि f(x) अदरवाइज हमारे पास है ही 0। तो ओवरऑल 0 और 1 दोनों पे 0 आ गई इनके बीच में। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं hx जो है वो हमारा आइडेंटिकली 0 है। hx आइडेंटिकली 0 आ गया, तो यहाँ से hx आइडेंटिकली अगर 0 आता है, इसका मतलब f(x) एक्सपोनेंशियल -cx इक्वल्स टू 0। अब हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल -cx तो 0 हो नहीं सकता, तो ओवरऑल क्या आएगा, fx हमारे पास 0 आ गया, ट्रिवियली 0 आ गया। इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई सेट ही कंटेन नहीं कर रहा है। तो हमें कहा गया s उसमें इस तरीके के एलिमेंट है, तो ऐसा कोई सेट ही कंटेन नहीं कर रहा है जो हमारे पास इस कंडीशन को फुलफिल करे, साथ ही नॉन जीरो हो। तो s हमारा क्या हो गया यहाँ से 5। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, लेट fx बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द रियल कोफिशिएंट. Suppose that fx has exactly one real root and that is simple root. And which of the following statement holds all antiderivative fx of fx? fx के बारे में हमें बताना है, यहाँ से एंटी डेरिवेटिव है, यहाँ से इसका कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी। fx हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल देना है जिसमें हमारे पास एग्जैक्टली एक ही रियल रूट हो। तो मान लेते हैं रियल रूट 0 पे है, तो x² + 1 के हमारे पास यहाँ से कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे +- आइटा कॉन्जुगेट में आते हैं, तो 2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट हो गए, एक रियल रूट हो गया। कंडीशन मानते हुए हमने फंक्शन अज्यूम कर लिया है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x³ + x आ जाएगा। यहाँ से एंटी डेरिवेटिव लिखना है, यानी इसका इंटीग्रेशन हमने करना है। fx हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस वन इज x⁴/4 + x² 2 आ गया। इसमें से अगर x² कॉमन ले लें तो वैल्यू क्या आएगी, x² + 2, ये वैल्यू आ गई। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो fx में एक तो हमारे पास 2 रियल रूट आ रहे हैं। रियल रूट कहाँ मिल रहे हैं, अगर fx को हम यहां से रखें 0 के इक्वल, तो एक तो आएगा हमारे पास x = 0 0, एक आ रहा है हमारे पास x² - √2 विच इज इक्वल टू x = +- √2 आ गया। तो 2 तो रियल रूट आ रहे हैं, तो fx हैज एग्जैक्टली 1 रियल रूट, हमारे पास 2 रियल रूट आ रहे हैं ना, तो 2 रियल रूट आ रहे हैं। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, काउंटर एग्जांपल से हम ऑप्शन डिस्कार्ड तो कर ही सकते हैं। तो एक तो ये डिस्कार्ड हो गया, हैज एग्जैक्टली 1 रियल रूट, हैज एग्जैक्टली 4 रियल रूट, हैज एट मोस्ट 1 रियल रूट, एट मोस्ट 2 रियल रूट। थर्ड ऑप्शन इजीली हम करेक्ट कर सकते हैं। काउंटर एग्जांपल से आप इजीली ऑप्शन करेक्ट तो कर डिस्कार्ड करके एक ही ऑप्शन बचता है, वो अपने आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप अगर कोई और पॉलिनोमियल मानना चाहो, दैट्स योर चॉइस, तो आप वो भी मान सकते हैं।